आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग दोनों ही देखिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते रहते हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स सिंपल हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो एक्टिविटी है दैट इज सेल्स। चाहे वो कंज्यूमर को चाहिए या नहीं चाहिए, बट वट एवर द सर्विसेज और प्रोडक्ट यू हैव टू जस्ट ट्रांसफर इट टू द कंज्यूमर, दैट इज सेल्स। दूसरी तरफ मार्केटिंग जो है वो एक्टिविटी है जो कि सेल्स को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज वट एवर वी यूज टू प्रमोट द सेल, दैट इज योर मार्केटिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर सोल्ड एनीथिंग? यस, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है सेलिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। कुछ लोग OLX पे सेल्स करते हैं, अपनी कोई पुरानी चीज़ है वो बेच देते हैं। या अगर एक छोटे बच्चे की भी बात करें, बहुत छोटा बच्चा है, 4 या 5 साल का बच्चा है, वो अपनी इमोशंस को सेल करता है, रोता है, पापा के सामने गिड़गिड़ाता है, मम्मी को बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, पापा को बोलता है ये चाहिए। तो वो अपनी इमोशंस को सेल करता है ताकि वो कोई और चीज़ जो है वो अचीव कर सके। वट वॉज रिक्वायर्ड टू सेल दैट प्रोडक्ट। जो भी चीज़ हम बेचते हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई चीज़ क्या चाहिए, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमें। तो कोई भी चीज़ अगर हमें सेल करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ योर कस्टमर। यू मस्ट हैव अ कस्टमर फर्स्ट, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होगा तो हम सेल किसको करेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स इज कस्टमर। प्रोडक्ट हमारे पास है, अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का है, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं है तो हम सेल्स किस तरह से करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ सेलिंग बिगिंस विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हमें कस्टमर तो है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है तो हम सेल क्या करेंगे। ये भी चीज़ जो है बिल्कुल इसके साथ रेलेवेंट है। तो सेलिंग जो है वो तब बिगिन होगी, स्टार्ट तब होगी जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसको हम सेल करना चाहते हैं। जबकि मार्केटिंग बिगिंस विद द कस्टमर। हमारे पास प्रोडक्ट है लेकिन उसके लिए कस्टमर जो है जब हमारे पास होगा तब वहाँ से मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना तब करेंगे जब हमारे पास कस्टमर होगा। अब मार्केट और मार्केटिंग में यहाँ पर क्या चीज़ है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जो है इट इज़ अ प्लेस वेयर आइटम्स आर बॉट एंड सोल्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर कि हम प्रोडक्ट को या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बाजार है। तो अ प्लेस वेयर आइटम्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर कि हम कोई सामान, कोई प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बेसिकली जहाँ पर कि हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर जहाँ पर वो बना है वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाने की जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो दीज आर द स्टेप एंड प्रोसेसेस इन गेटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। अब यहाँ पर अभी मैंने वर्ड यूज किया था प्रोडक्ट और सर्विस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट और सर्विस में पहला जो डिफरेंस है दैट इज टेंजिबिलिटी। टेंजिबल वर्ड हम तब यूज करते हैं दैट वी हैव समथिंग दैट वी कैन सी और टच। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर है शूज हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, छू सकते हैं। कार है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाउस, कंप्यूटर या इस तरह के एप्पल्स जो भी हैं इनको हम देख सकते हैं, सुन सकते, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सारी जो है दैट इज योर टेंजिबिलिटी। ऑन द अदर हैंड इनटेंजिबिलिटी जो है दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट सी एंड टच। जैसे कि सर्विसेज हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट। जैसे कि हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, किसी कंप्यूटर के अंदर जो माउस है और कीबोर्ड है, दोज आर टेंजिबल थिंग्स। तो जैसे हार्डवेयर टेंजिबल है लेकिन सॉफ्टवेयर जो है दैट इज इनटेंजिबल। सॉफ्टवेयर वर्ड पैड को
जो हम यूज़ करते हैं, नोट पैड है, वर्ड पैड है या पावर पॉइंट है, क्या हम उसको छू सकते हैं, क्या देख सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक महसूस करने की चीज़ है दैट इट एग्जिस्ट। जैसे कि यहाँ पर इंटेंजिबिलिटी में एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, टैक्स होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या कभी किसी ने देखा है कि टैक्स दिखता कैसा है, या टैक्स को कभी छू कर देखा है? नहीं देखा। तो दैट इज इंटेंजिबल थिंग। किसी भी प्रोसेस में अगर वो प्रोसेस मैनेज्ड है या नहीं, तो ये तो हमें पता चल सकता है कि मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन मैनेजमेंट का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हमने देखा नहीं है कि मैनेजमेंट दिखता कैसा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो टेंजिबिलिटी और प्रोडक्ट जो है दैट इज टेंजिबल, और सर्विस जो है दैट इज इंटेंजिबल। Now what is selling? Selling is a process of transferring a product or service to a buyer at a price regardless of his or her need. ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। सेलिंग में अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक प्रोविजनल स्टोर पे साबुन की टिकिया पड़ी हुई है रिन सुप्रीम, वो कोई कस्टमर खरीदना चाहता है, उसकी नीड है, उसको कपड़े धोने हैं, उसको रिन सुप्रीम चाहिए, वो अगर दुकान पर आएगा और वो उसको बोले कि मेरे को रिन सुप्रीम की टिकिया दे दो, और उसने उसको दे दिया, दैट इज नॉट मियरली अ सेल। सेल जो है उसकी ज़रूरत पे डिपेंड नहीं करता, उसकी ज़रूरत है या नहीं, फिर भी हमने अगर कोई चीज़ दे दी है उस कंज्यूमर को, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स। तो सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रोडक्ट। रिन सुप्रीम की टिकिया जो है हमने ट्रांसफर कर दी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उसकी चाहे वो ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी वो तो लेने आया था रिन सुप्रीम की टिकिया, लेकिन उसके साथ आपने ये बोल दिया कि भाई साहब आप ये निप का जो है बाहर लेकर जाइए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब उसकी वो ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिन सुप्रीम की वो टिकिया लेने आया था, सोप बार लेने आया था, उसकी वो ज़रूरत थी, लेकिन साथ में आपने निप जो है वो साथ में चिपका दिया। उसके साथ आपने एक बिस्कुट बोला कि भाई साहब ये एक नया बिस्किट आया है, बहुत बढ़िया है, इसको आप टेस्ट करके देखिए, बच्चे खुश हो जाएंगे आपके। उसकी ज़रूरत सिर्फ रिन सुप्रीम का बार लेने आया था, लेकिन उसके साथ आपने वो बिस्किट भी चिपका दिया। उसकी ज़रूरत नहीं थी वो, बट आपने उस चीज़ को एड ऑन कर दिया रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर नीड। उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने उसको भी सेल कर दिया। आपकी स्ट्रेटजीज, आपका व्यवहार, जिस मर्जी वजह से वो चीज़ आपने सेल की। तो सेल्स में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर की नीड है या नहीं, कंज्यूमर वो चीज़ चाहता है या नहीं चाहता, बट यू हैव टू ट्रांसफर दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द बायर टू द बायर। मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग कंज्यूमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अ बायर एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड। उसकी ज़रूरत जो है उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और हम अपने प्रोडक्ट में एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम उसको सेल करें। कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब ये है कि अगर कोई एक कस्टमर शैम्पू खरीदने आया है, तो हमारे पास देखिए बहुत सारी लार्ज वैरायटी जो है अवेलेबल है इन द मार्केट। तो अगर मेरे पास जो प्रोडक्ट है शैम्पू का, वो अगर मैं कम दाम में दूंगा और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का दे दूंगा, ये बराबर की क्वालिटी का है बट प्राइस अगर कम है, तो उस कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अगर मैं उसको दे देता हूं कस्टमर को, और वो प्रोडक्ट उसकी नीड को सेटिस्फाई कर देता है, तो दैट इज योर मार्केटिंग। कि चाहे आपने उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचा, या फिर हो सकता है कि आपकी सर्विस जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, तो किसी ना किसी वजह से हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्ट, बट उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो सेलिंग और मार्केटिंग में यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे उसकी नीड है या नहीं, ज़रूरत है या नहीं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना है टू द कंज्यूमर। लेकिन मार्केटिंग जो है वो फोकस करती है हमारी जो कंज्यूमर की नीड है उसको सेटिस्फाई करना। तो सेलिंग जो है, इट सेल्स व्हाट द प्रोड्यूसर हैज। हमारे पास जो चीज़ है उसको सेल करना, और हमें इसमें वी नीड नॉट नेसेसरी बी अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट द बायर वांट्स। बायर जो है जो चीज़ खरीद रहा है, जो कस्टमर है हमारा,
उसकी क्या नीड है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वी फोकस जो हमारे पास प्रोड्यूसर के पास जो चीज है उसको सेल करना, तो इट इज प्रोड्यूसर फोकस्ड। मार्केटिंग जो है इट मार्केट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट मीट्स द नीड ऑफ द बायर, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना जो है उसको अगर हम मीट करें तो दैट इज योर मार्केटिंग। तो इसमें वी डू नॉट फोकस व्हाट द प्रोड्यूसर हैज टू सेल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि सेलिंग में हमें प्रोड्यूसर के पास जो चीज़ है वो देनी है, बेचनी है टू द कस्टमर, लेकिन मार्केटिंग में भी फोकस ऑन द प्रोड्यूसर ऑन द बायर नीड्स, जो कस्टमर है उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। That is already discussed that selling focus on the needs of a producer and marketing focus on the needs of a buyer। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, सेलिंग में हमारे पास कोई हाउस फंड है, उसको अगर हम सेल कर दें, जिसकी ज़रूरत नहीं है किसी को, बट हम सेल कर रहे हैं, सेलिंग द ऑल द फंड्स ऑफ दैट फंड हाउस, दैट इज योर सेल्स। लेकिन मार्केटिंग में भी फोकस ऑन द नीड ऑफ द बायर, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके लिए, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर अ ग्रोथ फंड फॉर अ चाइल्ड। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि उसके बच्चे के लिए ग्रोथ फंड के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, या फिर उसके एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए, इस तरह की जो चीज़ है, दैट इज योर मार्केटिंग। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं आपको सेल्स का बताऊं और मार्केटिंग का। तो अगर मैं किसी शॉप पे या किसी आउटलेट पर जाता हूं और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एक जीन्स खरीदनी है, अब एक डेनिम जीन्स खरीदने के लिए मैं किसी लेवाइस के शोरूम में चला गया हूं, वहां पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अपने जो वो सेल्समैन वहां पर अवेलेबल हैं कि मेरे को एक डेनिम का जीन्स चाहिए। अब अगर वो जीन्स को बेचने के लिए जो भी वो स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, चाहे वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसके स्पेसिफिकेशंस या उसकी जो खास बातें हैं जो चीज़ वो बेचना चाहता है उसके बारे में बताकर स्ट्रेटजीज यूज़ करके वो आपको उस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर देता है, और वो सारी चीज़ें जो उसने बताई हैं उससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यू आर सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट एंड यू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो दैट इज योर मार्केटिंग स्किल्स। अब बात करता हूं सेल्स की। आप खरीदने गए थे सिर्फ एक जीन्स, लेकिन वहां पर सेलिंग स्ट्रेटेजी जो है वो उस सेल्समैन ने यूज करनी, वहां पर आपको फंसा रहा है वो। सबसे पहली चीज तो आप एक जीन्स खरीदने गए थे, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री। खरीदने तो एक गए थे, लेकिन एक खरीदेंगे साथ में एक फ्री दे रहा है, या ये हो सकता है कि बाय टू गेट वन फ्री। तो आप ये सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा सा और खर्च दूं तो मेरे को ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी तरह से हो सकता है कि वो अलग अलग तरह की टी शर्ट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और वो आपको बेचना चाहता है, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कस्टमर को कि सर आप ऐसा कीजिए, ये टी शर्ट ले जाइए, बहुत बढ़िया टी शर्ट है, नया माल आया एकदम और फ्रेश है, फ्रेश अराइवल है और बहुत ही कम दाम में है। अब कस्टमर जो है पल्ला झाड़ना चाहता है, वो कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं। अरे सर पैसे किसने मांगे हैं, आप ले जाइए, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या, आप बाद में दे दीजिएगा, कल दे जाइएगा। हम सेल्समैन अपना साथ में भेज देते हैं, आप उसको घर से पैसे दे दीजिएगा। बेसिकली जो प्रोडक्ट हमारे पास है हम बेचना चाहते हैं। एक सिंपल एक लाइन में जब सेल्स की डेफिनेशन कई लोगों से पूछी जाती है तो बड़ा ही कॉमन सी एक जनरल शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि गंजे को कंगी बेचना जो है दैट इज सेल्स। अब गंजे को तो कंगी की जरूरत है नहीं, बट गंजे को कंगी बेच दो दैट इज सेल्स स्ट्रेटेजी। वो आपके स्किल्स हैं कि जिसको जरूरत नहीं है किसी चीज की वो भी आपने बेच दी, तो दैट इज योर सेल्स। तो जो जीन्स आप खरीदने गए थे उसके साथ आपको टी शर्ट भी चिपका दी गई, दूसरी जीन्स भी चिपका दी गई। तो सेल्स और मार्केटिंग में यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मार्केटिंग में हम फोकस करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स सेटिस्फाई करना, और सेल्स में हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसफर करना, दैट इज योर सेल्स। दूसरा यहाँ पर जो डिफरेंस है दैट इज टैक्टिक्स। सेल्स में हम शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स यूज करते हैं ताकि हमारी सेल्स इंप्रूव हो सकें। जैसे कि
फ्री गिफ्ट दे दिया, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आज सर आप परचेज कर लीजिए, आपको 40% डिस्काउंट है, ऑफ, रिबेट्स हैं, कुछ ब्राइब्स भी चल सकती हैं। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म जो है आपकी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि आपकी सेल्स इंप्रूव हो सके। ज़्यादातर आपने देखा होगा जैसे अभी सर्दियों का सीज़न जैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो वूलन्स पे सेल लगनी शुरू हो जाती है कि आज डिस्काउंट है, 40% ऑफ, आज इसके साथ ये गिफ्ट फ्री ले जाइए। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स ताकि आप अपना इस टाइम का, इस ड्यूरेशन का जो आपकी सेल्स की जो आपने जो गोल्स बनाए हो उसको कंप्लीट कर सकें। स्ट्रेटेजीज जो है जो मार्केटिंग में हम यूज़ करते हैं, हम उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज जो है प्लान करते हैं। जैसे कि वैल्यू एडिड सर्विसेज, हम अपने मोबाइल फ़ोन में देखें, अपने जो टेलीकम्युनिकेशंस आपकी कंपनीज हैं वो वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर को गाइड करना प्रोडक्ट के बारे में, या इस तरह के जो हैं हम स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं ताकि हमारी सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो सकें। सेल्स डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं? मार्केट रिसर्च करना, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे। मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि सेल्स तो हम कर देते हैं, सेल्स के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करना इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। पैकेज करना या वेयर हाउसिंग मीन्स प्रोडक्ट जब बनकर रेडी हो जाता है तो उसको स्टोर करना एक माल गोदाम के अंदर, दैट इज योर वेयर हाउसिंग। एक छोटी सी वीडियो जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ सेल्स की, जो यूट्यूब पे मैंने देखी थी, इसको अगर आप देखें। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी सेल्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं और हमको सेल्स बढ़ाने के लिए कौन से सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द नीड और अ प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर आपको तभी टाइम देगा जब उसको किसी चीज की नीड होगी और या तो वो किसी प्रॉब्लम में स्टक होगा। सेल्स का अगर कोई सबसे बेसिक रूल है तो वो ये है कि आपको कस्टमर की नीड या उसकी प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। और जब आपने अपने कस्टमर की नीड या प्रॉब्लम को समझ लिया तो उसको ये यकीन दिलाना भी बहुत जरूरी है कि आप उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। अब उसकी नीड या प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताऊंगा। सेकंड, कन्विक्शन। सेल्स करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस लेवल ऑफ कन्विक्शन से आगे अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर पाते हैं। और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अच्छे से उसे कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट कर पाए तो सेल्स बहुत आसानी से उठ जाती है। ये अगला स्टेप सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो आपकी सेल को मेक और ब्रेक कर सकता है, और वो है कॉन्फिडेंस। यस, अगर प्रोडक्ट या सर्विस प्रेजेंट करने वाला ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो निश्चित तौर पर सेल्स होना बहुत ही मुश्किल होगी। एक सर्वे में तो ये देखा गया कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज इस्तेमाल करने दिए, और जब सेल्स एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने में और भी बढ़ जाता है। सो कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है सेल्स के लिए। फोर्थ, डोंट बी डेस्परेट। ज्यादातर सेल्स कॉल अनसक्सेसफुल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सेल्स पर्सन कुछ कस्टमर के पॉजिटिव साइन को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा पुशी हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने में। सो डोंट बी डेस्परेट टू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर को स्पेस और टाइम देना बहुत जरूरी है ताकि वो डिसाइड कर पाए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने में। फिफ्थ, डोंट डिमीन योर कॉम्पिटिटर्स। ये बहुत से लोग अपनी सेल्स की कॉल में कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स की बुराई करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो बेच पाए, और ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है सेल्स के लिए, क्योंकि आपकी नेगेटिव कही हुई बात अनकॉन्शियसली कस्टमर के दिमाग में आ जाती है, जिससे उनका इंप्रेशन सेल्स पर्सन का अच्छा नहीं बनता। सो सेल्स करते वक्त अपने कॉम्पिटिटर्स की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर बताना चाहिए कि आप उनसे अलग कैसे हो बिना उनको नीचा दिखाए। मतलब अपनी यूएसपी या यूनिक सेलिंग पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। सो ये थे 5 सिंपल रूल्स जिससे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। बट तो फ्रेंड्स, ये एक
वीडियो जो है हमारी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको दिखाई। अभी आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च को कई जगह पर हम इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से भी जो है हम डिस्कस कर सकते हैं और जाना भी जाता है इसको। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट मार्केट्स और कस्टमर। मार्केट रिसर्च बेसिकली हम जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें करनी होती है कि जो हमारा टारगेट मार्केट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक दूध के प्रोडक्ट को, जैसे अभी हम अमूल का या इस तरह के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, तो दूध के जो पाउचेस हम अवेलेबल हैं हमें जो मार्केट में, अगर हम एक ऐसा नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना चाहते हैं इनटू मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर मदर डेयरी का जो दूध है अगर आगरा में नहीं अवेलेबल, तो अगर मैं आगरा लोकेशन में जो मेरा मार्केट जो है, जो टारगेट मार्केट है आगरा, अगर मैं फोकस करके देखूं, तो अगर मेरे को यहाँ पर वो लॉन्च करना है तो उससे पहले मैं एक मार्केट रिसर्च करूँगा कि आगरा में इस वक्त क्या चीज़ या किस तरह का प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है जिससे कि हमारा कंपटीशन होगा। अगर अमूल अवेलेबल है तो उस कंडीशन में हमारे पास उस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जो है हमें पता होना चाहिए। हमारे टारगेट मार्केट में हम और भी रिसर्च करेंगे, जैसे कि हमारा कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, हमारे जो टारगेट मार्केट है उसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन से हैं, और उनके साथ हमें अगर कम्पीट करना है तो क्या स्ट्रेटेजीज हमें यूज़ करनी है। तो ये मार्केट रिसर्च को कई बार हम इंटरचेंज कर देते हैं मार्केटिंग रिसर्च से, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो हमारे मार्केटिंग प्रोसेस से स्पेसिफिकली कंसर्न रहती है कि हमारा मार्केटिंग प्रोसेस कैसा है, क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज़ करने वाले हैं। जबकि मार्केट रिसर्च में हम जो है हम मार्केट के साथ कंसर्न रहते हैं। अगर जैसे राजा की मंडी जो मार्केट यहाँ पर आगरा में बड़ी फेमस है, तो उस मार्केट के लिए रिगार्डिंग जो है हम कंसर्न रहेंगे। ज़रूरत क्या है मार्केट रिसर्च की? सबसे पहली जो नीड है दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती रहती है। अगर मैं आज एक नया टेक्नोलॉजिकल या एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं जैसे फ़ोन्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो फ़ोन प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं आज के टाइम पे जहां पे हम 4G की बात करते हैं या 5G भी अब जो है आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं नया फ़ोन जो है हमारे सेलफोन्स हैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोड्यूस करना, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ या जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कंपेटिबल विद ओनली 2G और 3G, तो अगर मैं 2G 3G से कंपेटिबल टेक्नोलॉजी अगर मैं मार्केट में उतारूंगा, मेरे को मार्केट रिसर्च मैंने किया नहीं कि मार्केट में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमारे कस्टमर का टेस्ट क्या है, ज़रूरत क्या है, मार्केट की टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है वो कितनी एडवांस हो चुकी है। अगर मैं वो नहीं देखा और 2G 3G से मिलता जुलता या उसके कंपेटिबल प्रोडक्ट अगर मैंने लॉन्च किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो 2G या 3G वाला फ़ोन नहीं खरीदेगा। तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी क्या है उसको पता करना बड़ा ज़रूरी है। तो मार्केट रिसर्च जो है हम इसलिए करते हैं। नंबर 2, चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट। हमारा कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है, उसका टेस्ट जो है साथ के साथ चेंज हो रहा है। प्रेजेंटली क्या टेस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मीट करने के लिए हमें क्या चीज़ करनी है, तो उसके लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जब इतने सारे हमारे पास खाने पीने की आइटम्स नहीं होती थी, आजकल देखिए पिज़्ज़ा है, पास्ता है, या मैकडोनल्ड में जाके हम बर्गर खाते हैं, तो आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले की बात करें, या अपने आप मदर फादर से, पेरेंट्स से अगर आप पूछें या दादाजी से पूछें, तो उस ज़माने में मिठाई के नाम पे भी हमारे पास जलेबी या गुड़ होता था। आज किसी की बर्थडे पार्टी है, अगर हम बोलें कि आज तेरी बर्थडे पार्टी है, क्या खिलाएगा, और अगर वो जवाब में ये बोल दे कि आज तेरे को मैं गुड़ खिलाऊंगा या जलेबी खिलाऊंगा, तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। तो कंज्यूमर टेस्ट आज के टाइम पे, तो अगर बर्थडे पार्टी है तो हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो कस्टमर का टेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है। तो मार्केट में हमें जो है साथ के साथ अगर रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि आजकल कस्टमर का टेस्ट क्या है। साथ के साथ और क्या जरूरत है मार्केट रिसर्च करने की, कि जो प्रोडक्ट की रेंजेस हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स की। एक एग्जांपल मैंने आपको शैम्पू का या टूथपेस्ट का समझाया था कि शैम्पू के बहुत सारे वेरिएंट जो हैं अवेलेबल है इन द मार्केट। हेड एंड शोल्डर की बात करें, स्मूथ एंड सिल्की है, एंटी डैंड्रफ है और कूल मेंथोल है, तो अलग अलग प्रोडक्ट रेंजेस अवेलेबल हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्ट
इसको compete करना चाहता है, तो इन सब वेरिएंट्स या जो रेंजेस अवेलेबल है इस प्रोडक्ट में वो हमारे पास है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, तो वो सब चीज़ देखने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करना है। और दूसरा चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस। मार्केट रिसर्च हम इसलिए भी करते हैं कि इस वक्त मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं। अभी 2-3-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वेरी हुई थी। अभी अगर नोटबंदी की बात करें तो जब डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस हुआ था इंडिया में, तो उस कंडीशन में इकोनॉमिक कंडीशन मार्केट की बहुत बदल गई थी। कैश अवेलेबल नहीं था, तो ज़्यादातर ये जो पेटीएम है या इस तरह के गूगल पे, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट्स हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो वो दुकानदार जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं है वहाँ पर हम परचेज करने से बचते थे, क्योंकि कैश हमारे पास कम था, मॉनेटरी फंड्स हमारे पास कम अवेलेबल थे। तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम जितना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकें वो ज़्यादा बेटर है। तो उन दुकानदारों के पास जो है सेल्स कम हो गई जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का प्रावधान नहीं है। और पेटीएम जो है इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में बूम किया, क्योंकि उसने उस मार्केट का जो रिसर्च, वैसे वो पहले से अवेलेबल था, लेकिन मार्केट रिसर्च उस वक्त मतलब मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज़ जान के उसने पेटीएम जो है अलग अलग दुकानदारों को सेल करना शुरू किया। उसने अपनी जो उसके पास स्पेसिफिकेशंस थी या उसके फीचर्स थे वो उसने और भी इम्प्रूव कर दिए। तो इस तरह से मार्केट रिसर्च जो है उसकी ज़रूरत जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक और छोटा सा वीडियो है, ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है बट इट इज़ वेरी गुड, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम सेल्स और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम कैसी होनी चाहिए और किस तरह के जो है हमारे टीममेट्स होते हैं। तो दो तरह के लोग हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो दोनों का यहाँ पर सोर्स भी जो है मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यू कैन सी ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पीपल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या जो टीम में, उसके बीच में हमें हमारा क्या डिफरेंस है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस की। जैसे हमने मार्केट का रिसर्च किया उसी तरह से जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं उसका भी एनालिसिस जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट एनालिसिस बेसिकली हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से या उसके जो फीचर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम करते हैं, और उसके यूजेस क्या हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कोर कंपोनेंट्स उसके प्रोडक्ट के, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस। अगर कस्टमर की नीड हमें पता है और कि उसको क्या चीज़ चाहिए या कौन से फीचर्स ऐसे अगर हम प्रोडक्ट में डाल दें जो जिससे कि उसकी नीड सेटिस्फाई हो सके, अगर वो हमें पता हो तो अलॉन्ग विद मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो मार्केटिंग प्रोसेस का इनिशियल पार्ट बनता है। प्रोडक्ट इज एनालाइज टू सी व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट मैच द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। तो हम प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, जो हम प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं तो उसमें वो फीचर्स हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो वो फीचर्स मैच करते हैं कंज्यूमर की नीड से या नहीं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट से वो मीट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो सकेगा और हमारी सेल्स जो है इम्प्रूव होंगी। और अगर वो नहीं है, एनालाइज करने पे हमें प्रोडक्ट को एनालाइज करने के बाद अगर ये पता चलता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये कमी, उसकी रिक्वायरमेंट से हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है, तो उसको अगर हम इम्प्रूव कर दें तो हमारी जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी। चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे हम लॉन्ग टर्म की बात करें, बट वी कैन इम्प्रूव दैट सेल्स। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट एनालिसिस से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कौन से बेनिफिट्स अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करने हैं, जोड़ने हैं, जो कि हमारे कंपटीटर जिसके साथ हमारा कंपीट होने वाला है, कंपटीशन होगा हमारा इन द मार्केट, वो अगर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा और अगर हम वो बेनिफिट्स अटैच कर देते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा। बाय एनालाइजिंग द प्रोडक्ट इंटेंसिवली एंड कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च साइमल्टेनियसली, हमारी जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस हैं, यूएसपीज, वो जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ब्रांड भी प्रमोट होगा, हमारी रिकग्निशन भी मिलेगा मार्केट में, और इन द नटशेल वी कैन से कि हमारी सेल जो है वो फाइनली प्रमोट होगी और हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा। एडवर्टाइजिंग बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही वेल नोन हमारा जो टॉपिक है। एडवर्टाइजिंग किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो ऑडियो या हो या विजुअल फॉर्म हो। पुराने ज़माने में बहुत टाइम पहले की बात करें या जब आप भी बहुत छोटे होते थे, तो जैसे आइसक्रीम वाला जो है वो घंटी बजाएगा, जैसे कोई पापड़ वाला आया तो वो डमरू बजाता है, मदारी आएगा तो वो अपना जो है डमरू बजाना शुरू करता है, या कोई अगर सब्जी वाला जो है वो आपकी गली में आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोल कर बताता है कि सब्जी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। तो वो दैट इज़ अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग ऑडियो भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, इसी तरह से विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। आप टीवी में देखते हैं या एड्स देखते हैं, अपना आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई विजुअल फॉर्म में आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए जो है आप एडवर्टाइज को यूज़ करते हैं, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपके कंज्यूमर तक, आपका जो कस्टमर है वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँच सके। तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग को जरिया बनाते हैं। एडवर्टाइजमेंट के कौन से फंक्शंस हैं? एक तो सेल्स को प्रमोट करना और साथ के साथ नए जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं उसको इंट्रोड्यूस करना इनटू द मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर अभी बाहुबली जो मूवी आई थी उससे पहले जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स आने शुरू हो जाते हैं, उसका ट्रेलर आना शुरू हो जाता है, तो वो ट्रेलर क्या है? दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एक नई मूवी आने वाली है बाहुबली। तो अपना नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं उससे पहले हम उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होंगे, आपने देखा होगा उस टाइम पे जब बाहुबली 1 आई थी तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगने शुरू हो गए और ट्रेलर्स आने शुरू हो गए। आप टीवी देखें तो उसमें एड्स आते हैं जिसमें कि हमें नए प्रोडक्ट जो है आने वाला है, जैसे बाहुबली आने वाली है, तो हमें पहले से पता चल जाएगा और क्रेज़ शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब वो लॉन्च होगी मूवी तो उस वक्त उसकी प्रमोशन, उसकी ऑटोमेटिकली प्रमोट हो चुकी है, वो सेल्स जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसी तरह से जब बाहुबली 1 ख़त्म हो गई, साथ के साथ बाहुबली 2 का जो है वो चर्चा होनी शुरू हो गई। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?
दैट इज अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह से जो है वो पब्लिक के सामने एडवर्टाइज किया, जिससे कि और क्रेज बढ़ा। तो बाहुबली 2 से पहले ही इतने सारे ट्रेलर्स आने शुरू हो गए और उसके पोस्टर्स आने शुरू हो गए। तो इट इज़ अ वे ऑफ लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस तरह के रोल प्ले करता है। नंबर 3, सपोर्ट टू प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट करता है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जब एडवर्टाइज किया जाएगा कस्टमर को नॉलेज होगी कि ये नया प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है इन द मार्केट, तो वो उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे, सेल्स इंप्रूव होगी, और अगर सेल्स इंप्रूव होंगी तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट किस तरह से मिलेगा कि जब आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है ज़्यादा, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने से ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट ऑल्सो इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होगी जब कस्टमर को, तो वो नए प्रोडक्ट्स लेंगे, पुराने प्रोडक्ट्स को छोड़ना शुरू करेंगे। आज के टाइम पे जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकर उसको अडॉप्ट करेंगे। तो पुरानी चीज़ों को जो है छोड़ते हुए हम नई एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कस्टमर। इसी तरह से पब्लिक इमेज बनती है हमारे प्रोडक्ट की। हमारे मीडिया को सपोर्ट करने में भी एडवर्टाइजमेंट का रोल है, क्योंकि मीडिया जब कोई भी चीज़ जो मीडिया में टीवीज़ में चल रही है उसमें एडवर्टाइजमेंट जब हम देते हैं तो वो एक मॉनेटरी फंड में जो है थोड़ा सा सपोर्ट करती है मीडिया को। ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना जो है दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हमें पता चलता है कि ये ब्रांड जो है अवेलेबल है। अब अगर आपको कोई गिफ्ट में शूज़ दे और वो शूज़ लेवाइस के हों या प्यूमा के हों, तो हमें पता है कि ये एक ब्रांड है, उसकी वैल्यू है, एक अलग से मार्केट में रिकॉग्निशन है उसका। और यही अगर जो है ABC फंड की कंपनी का कोई जो आपको जूता दे दे, तो वी कैनॉट आइडेंटिफाई दैट ब्रांड, क्योंकि हमें पता नहीं है उसके बारे में। देन परसुएशन, मतलब वो फोर्सफुली जो है उसको प्रमोट करना, प्रीव्यूइंग न्यू ट्रेंड्स, क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं, और प्राइसिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है एडवर्टाइजमेंट। क्या इकोनॉमी की इम्प्लीकेशंस हैं? सबसे पहला तो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि हमारा ये नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है, या ये मार्केट में अवेलेबल है, ये मार्केट से दूर हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना जो है एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, क्योंकि कस्टमर को जब पता चलेगा तभी वो सेल्स परचेज करने के लिए आएगा इनटू द मार्केट कि ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। दुकानदार कहेगा हाँ है, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो फाइनली हमारा जो प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का वो इम्प्रूव होगा। इस तरह से मार्केट को जो ब्रॉड करने का जो फंक्शन है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एडवर्टाइज करते हैं किसी मटेरियल को, आजकल तो ऑनलाइन हम एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं। अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है आज। कर्नाटका में, आसाम में कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो कि वहाँ के लोकल्स बना रहे हैं, लेकिन आज मैं आगरा में बैठे हुए उस प्रोडक्ट को जो है खरीद सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है इतना ब्रॉड हो चुका है। अमेजोन पे जो वो चीज़ अवेलेबल है, तो आपका मार्केट का साइज एक्चुअली ब्रॉड हो गया जस्ट ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। इसी तरह से सेलिंग कॉस्ट को लो करना, जैसे अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि प्रोडक्शन जो आपके यूनिट्स हैं उसको सपोर्ट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कम हो जाएगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेलिंग कॉस्ट भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि कंपटीशन में आपको फ़ायदा होगा। आपका सेलिंग कॉस्ट कम है, ऑटोमेटिकली आपने कंपटीशन को इनकरेज किया, और सेल्स में जब आप सेलिंग करेंगे आपका वही प्रोडक्ट कम पैसे में अगर मार्केट में अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स जनरेट होंगी और प्रॉफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा होगा। इसी तरह से आप क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसिज्म इसको गलत सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप अगर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज इस वे में ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बेटर है एज कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जो है एडवर्टीजमेंट की कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं जो भी हमने डिस्कस की।